नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव 2008 बस धमाके के मामले में फैसला सुनाया। इस केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहेरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। कोर्ट ने कहा, अहम गवाहों ने प्रोसिक्यूशन का समर्थन नहीं किया। प्रोसिक्यूशन षड्यंत्र रचने की बैठकों को साबित करने में विफल रहा है। अदालत ने कहा कि स्पॉट पंचनामा में खामियां थीं, डंप डेटा उपलब्ध नहीं था। कोर्ट ने कहा कि कुछ मेडिकल प्रमाण पत्र अवैध चिकित्सकों की ओर से जारी किए गए हैं, जिन्हें साबित किया जाना जरूरी है। कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो कि पुरोहित RDX लाया था या बम असेंबल किया गया था। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर एक दोपहिया वाहन में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 101 लोग घायल हुए। मृतकों में फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख, लियाकत शेख, मुश्ताक यूसुफ शेख, रफीक मुस्तफ़ा, इरफान, जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के मामले में NIA की विशेष अदालत ने 17 साल बाद बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ितों मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं। घायलों को 50,000 रुपए देने को कहा है। ये धमाका रमजान के पवित्र महीने और नवरात्रि से ठीक पहले 29 सितंबर 2008 को हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1 लाख से ज़्यादा पन्नों के सबूत और दस्तावेज होने के कारण फैसला सुनाने के लिए कोर्ट के द्वारा इतना समय लिया गया था। इस मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र ATS करती है, लेकिन 2011 में जांच की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी जाती है। करीब 5 साल की जांच के बाद 2016 में NIA एक चार्जशीट दाखिल करती है, जिसमें अपर्याप्त सबूतों के आधार पर कुछ आरोपियों को राहत दी जाती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ट्रंप ने फिर से भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर बयान दिया है कि मेरे कहने से दोनों देशों ने जंग रोकी है। उन्होंने कहा कि सरकार को दोनों चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर दिया डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कांग्रेस लगातार इस पर PM मोदी से जवाब की मांग कर रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद उनकी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा। उन्होंने टैरिफ को लेकर जो कहा वो सभी को पता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने फिर से भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर बयान दिया है। मेरे कहने से दोनों देशों ने जंग रोकी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को दोनों चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें यही मिलता है। हमारे देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं। मौजूदा समय में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही ले लीजिए। इस योजना को भारत सरकार चलाती है। इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलता है जो इस योजना के लिए पात्र हैं। ऐसे किसानों को सरकार साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये देती है। इसी क्रम में 2 अगस्त 20वीं किस्त जारी होनी है, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिलेगा। लेकिन क्या आपको 20वीं किस्त मिलेगी या नहीं, इसके लिए आप अपना स्टेटस चेक कर जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किसान अपना स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं। दरअसल PM किसान योजना के तहत इस बार 20वीं किस्त जारी होनी है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार 9.70 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खाते में 20,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी होगी, जिसे PM नरेंद्र मोदी वाराणसी से जारी करेंगे।
भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक नए सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है जो जमीन, समुद्र और बर्फ की चादरों में आने वाले बेहद छोटे बदलावों को पकड़ने और रिपोर्ट के लिए पृथ्वी पर बाज की तरह नजर रखेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और नासा के संयुक्त मिशन से मिले आंकड़े न सिर्फ इन दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को आपदाओं से निपटने और तैयारी करने में मदद करेंगे। पहले चलते हैं साल 1969 में, जब भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी बनाई और उसे नाम दिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इसरो कहा जाता है। इसका मकसद स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के लिए काम करना तय किया गया और नाम के मुताबिक इसरो ने काम भी किया। इसरो के जरिए भारत चांद तक पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक 1 अगस्त से 5 अगस्त तक यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार के कई जिलों के लिए गुरुवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ों में इन दिनों आफत की बरसात हो रही है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण 2 दिनों के लिए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 अगस्त से 5 अगस्त तक यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। यूपी के बरेली, बांदा, अलीगढ़, हरदोई, कानपुर, चित्रकूट, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर देहात, फतेहपुर और बिजनौर में गुरुवार को मध्यम से भारी बारिश का अनुमान बताया गया। कुछ इलाकों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं प्रशासन ने एहतियातन 13 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया है कि जिन जिलों में बारिश से स्कूलों के हालात ज़्यादा खराब हैं, वहां शिक्षक अपने स्तर पर ही स्कूलों की छुट्टी करने का फैसला कर लें। बरसात के चलते आज झालवाड़, बारा, सवाई माधोपुर, टोंक, बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, डीग, राजसमंद, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में कई स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बुधवार को जयपुर सहित कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर में 2 से 6 इंच तक बारिश हुई। जयपुर में देर शाम सीएम भजन लाल शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां लोगों ने उनसे कहा कि सड़कें ठीक नहीं हो सकती हैं तो कम से कम इनके गड्ढे ही भरवा दीजिए। सीएम के साथ मौके पर जेडीए के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति के मद्देनजर राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को सवाई माधोपुर पहुंचकर जिला मुख्यालय सहित जल भराव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आगरा जिले में स्थित पिनाहट क्षेत्र में चंबल नदी का जलस्तर अचानक बढ़कर 133 मीटर तक पहुंच गया है, जिससे क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। उमरेठा गांव में चंबल का पानी घरों में घुस चुका है और करीब 1 दर्जन घरों में पानी भर गया है। ग्रामीणों ने अपनी जानमाल की सुरक्षा के लिए जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन किया है। सुरक्षा के लिहाज से टीलों पर तंबू लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बाढ़ का पानी आसपास के कई अन्य गांवों के रास्तों तक भी पहुंच चुका है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। इस आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी जारी है। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बाढ़ के पानी की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ग्रेटर नोएडा बारिश के बाद सोसाइटी की बेसमेंट तालाब बन गई। बेसमेंट पार्किंग में खड़ी हुई 1 दर्जन गाड़ियां पानी में डूब गई। बेसमेंट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सेक्टर वासियों को गाड़ियों को निकालने में परेशानी हो रही है। बेसमेंट जलमग्न हो गया है पूरी तरह से। रात आई बारिश के बाद जमकर जल भराव हुआ। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट के इको विलेज 1 सोसाइटी का ये मामला है। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बाद कई सोसाइटियों के बेसमेंट में पानी भर गया है।
कन्नौज में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। भतीजों ने चाचा पर जानलेवा हमला किया। सूत्रों की माने तो धारदार हथियार से चाचा का हाथ काट दिया। गंभीर हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल में चाचा को रेफर किया गया। घटनास्थल पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ। घायल का नाम अहिवरन बताया जा रहा है। थाना सौरिक की नादेमऊ चौकी क्षेत्र के गांव विरईपुरवा का मामला भी ये बताया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में शराब के ठेके पर हुए गोलीकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात में प्रयागराज के राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एएसपी ने बताया कि 25 जुलाई की शाम मकदुमपुर स्थित शराब ठेके पर गोली चलने से प्रयागराज के गांजा एयरपोर्ट निवासी 30 वर्षीय राजू सिंह की मौत हो गई थी। गोली राजू सिंह के दाहिने सीने में लगी। घायल हालत में चौकी इंचार्ज ने उन्हें अपने निजी वाहन से स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज पहुंचाया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर पर थाना पिपरी में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने 28 जुलाई को एक आरोपी रुपेश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। आज पिपरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देर रात 2 और आरोपियों को शिवाकांत सिंह उर्फ कल्लू और सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया। बिहार के मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओड़ा बगीचा गांव में सेवानिवृत्त सेना के जवान को संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान ओड़ा बगीचा निवासी स्वर्गीय राम साव के 50 वर्षीय पुत्र सेवानिवृत्त फौजी निरंजन साव के रूप में की गई है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर दरहरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फ्रांस के बाद अब कनाडा और माल्टा ने भी इजरायल को झटका देने का फैसला किया है। इन दोनों देशों ने घोषणा करते हुए कहा कि वे सितंबर में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। ये कदम फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर लगभग 80 वर्षों से चल रहे इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करने के लिए दबाव बढ़ाने का एक नया प्रयास है। माल्टा के विदेशी मंत्रालय के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कोटाजर ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में ये घोषणा कर दी थी कि कोटाजर ने कहा कि माल्टा लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों के आत्म निर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहा है और जिम्मेदार भूमिका निभाने वाले देशों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम 2 राज्य समाधान की अवधारणा को सिद्धांत से व्यवहार में लाएं। उन्होंने कहा कि इसी कारण से माल्टा की सरकार ने यह सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि वे सितंबर में प्रयुक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देगी। कनाडा के पीएम कानी ने कहा कि उनका देश यह घोषणा विश्व नेताओं की वार्षिक बैठक में करेगा। यह बैठक 23 सितंबर से शुरू होगी। ब्रिटेन में हवाई यात्रा करने वालों के लिए आज का दिन काफी मुश्किलों से भरा है। NATS स्वानविक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में तकनीकी खराबी के कारण लंदन के ऊपर से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं बर्मिंघम और एडिनबर्ग सहित ब्रिटेन के कई हवाई अड्डों पर भी उड़ानों पर असर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने कहा कि प्रणाली अब बहाल हो गई है, लेकिन देश भर से अभी भी उड़ानों में देरी की खबरें आ रही हैं। ATC ने पहले एक बयान में कहा था कि कंट्रोलर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लंदन के ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या सीमित कर रहा है। NATS स्वानविक ATC में प्रॉब्लम आने के चलते पूरी विमानन सेवा प्रभावित हुई है। इसका असर ब्रिटेन से बाहर जाने वाली सभी उड़ानों पर पड़ा है। गैटविक, मैनचेस्टर, एडिनबर्ग और बर्मिंघम उन हवाई अड्डों में शामिल है जहां उड़ानों में देरी हो रही है। NATS ने शुरुआत में कहा था कि इंजीनियर तकनीकी समस्या को हल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाद में बताया गया कि समस्या ठीक हो गई है। हालांकि ATC ने कहा कि उड़ानों में फिलहाल देरी हो रही है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वह लिवर सिरोसिस गुर्दे की बीमारी के साथ हृदय रोग से भी ग्रस्त थी, मगर जब उनकी सेहत में सुधार का दावा किया जा रहा है। इसी बीच उनकी पार्टी ने दावा किया है कि खालिदा आगामी आम चुनावों में भाग लेंगी। यह जानकारी BNP के वरिष्ठ नेता अब्दुल अव्वल मिंटू ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि अब
79 वर्षीय खालिदा जिया की तबीयत में सुधार है और वह फेनी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। डेली स्टार अखबार के एक न्यूज के मुताबिक ये घोषणा मिंटो ने फेनी जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कही। रूस ने देर रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से घातक हमला किया। इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 1 साल का बच्चा भी शामिल है। यूक्रेनी अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तिमोर तुकाचेको ने बताया कि कम से कम 52 लोग घायल हुए हैं और यह संख्या बढ़ सकती है। तिमोर तुकाचेको ने कहा कि एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत का बड़ा हिस्सा हमले में ढह गया है। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर लिखा, मिसाइल हमला, सीधे रिहायशी इमारत पर, लोग मलबे में दबे हुए हैं, सभी सेवाएं मौके पर हैं। तुकाचेको के अनुसार रूस ने इस बार कीव के कम से कम 27 स्थानों को इस हमले में निशाना बनाया, जिनमें सबसे अधिक नुकसान सोलोमेनस्की और स्वायत्तोर्शिनस्की जिलों में हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने और 1 अगस्त से जुर्माना वसूलने का ऐलान किया है। ट्रंप ने इसके पीछे की वजह बताई, भारत और अमेरिका का दोस्त होने के बावजूद व्यापार के मामले में कभी बहुत सहयोगी नहीं रहा है। भारत दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और वहां नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स भी बेहद जटिल और आपत्तिजनक है। ट्रंप ने कहा, यही वजह है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक लेन देन सीमित रहा है। याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ही ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और किसी भी देश की तुलना में उसके यहाँ सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। इसके अलावा उसने हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से ही खरीदे हैं और चीन के साथ वह रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, वो भी ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोकें। सब कुछ ठीक नहीं, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपयुक्त सभी के लिए जुर्माना देना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद भी मांगा। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों और गोलीबारी में कम से कम 46 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ज़्यादातर वो लोग थे जो भोजन की तलाश में भीड़ में शामिल थे। स्थानीय अस्पतालों ने इस बारे में जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 30 से अधिक वो लोग हैं जो मानवीय सहायता प्राप्त करने के दौरान मारे गए। इजरायली सेना ने किसी भी हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। इजरायल की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि वह केवल आतंकियों को निशाना बनाता है। नागरिकों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार है, क्योंकि संगठन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सक्रिय है। ये मौतें उस समय हुई जब ब्रिटेन ने यह ऐलान किया कि अगर इजरायल हमास के साथ युद्ध विराम को राजी नहीं होता तो वह सितंबर में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी ऐसी ही घोषणा की थी। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह ब्रिटिश बयान को अस्वीकार करता है। धड़क 2 की राह मेकिंग से समय से ही मुश्किलें बढ़ रही हैं। फिल्म की कहानी भले ही रोमांटिक या लव स्टोरी है, लेकिन एक सीरियस इश्यू के बीच बुनी गई है। इस वजह से ये बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है। मेकिंग के दौरान फिल्म को कई सोच और बाधाओं को पार करना पड़ा। सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी। धड़क 2 सिनेमाघरों में 1 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को ओपन नहीं किया गया है। जातिगत भेदभाव पर बनी इस सीरियस लव स्टोरी का सीधा कलेश अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से होने वाला है। वहीं सैयारा की आंधी भी इन फिल्मों की रिलीज पर असर डाल सकती है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे धड़क 2 की, जिसकी राह मेकिंग से समय से ही मुश्किलें बढ़ रही हैं। फिल्म की कहानी भले ही रोमांटिक या लव स्टोरी है, लेकिन ये एक सीरियस इशू के बीच बुनी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।